पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? तो आई थिंक यूपी का ही पेपर हो गया आज, है ना? किसने दिया था यूपी पीसीएस का? कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए हम लोग 7th चैप्टर में आ गए हैं, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। इससे पहले जो भी चैप्टर्स थे आप लोगों ने उनकी रीडिंग वगैरह की है, साथ के साथ पढ़ते हुए चलिएगा। एंड आप मैं रेगुलरली वीडियो भी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, किसी का भी मिस हो जाता है तो आप वहाँ पे देख लीजिए वीडियो को, है ना? तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा चीज़ों को समझना। देखिए, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन, कुल मिला के इसमें इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिश लोगों ने किस तरीके से इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया, है ना? एजुकेशन सिस्टम जो हमारे यहाँ पे था वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि पहले सिस्टम अलग था पढ़ाई लिखाई का, फिर ब्रिटिशर्स उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कोई है जो फर्स्ट डे ज्वाइन किया है आज? जो लोग थे आई थिंक, आप में से तो कोई तो नहीं है फर्स्ट डे इसका आज? ठीक है, देखिए अभी किसी ने रीडिंग की है एनसीईआरटी के चैप्टर की? यस सर। पढ़ लिया? ठीक है, जिन्होंने रीडिंग कर ली होगी उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि एक रीडिंग आपने कर ली है। देखिए इस चैप्टर में हम लोग कुल मिला के एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो एक टर्म है लिंग्विस्टिक, क्या होता है? तो समवन हु नोस, यहाँ पे देखिए साइड में, समवन हु नोस एंड स्टडीड सेवरल लैंग्वेजेस, कोई तो कई सारी लैंग्वेज के बारे में पढ़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक बोलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ लोग होंगे जो अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हुई चीजों को ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। कुछ हिंदी से संस्कृत में कन्वर्ट, संस्कृत से इंग्लिश में कन्वर्ट की जाएंगी, और कुछ ये संस्कृत की जो होंगी वो हिंदी में कन्वर्ट की जाएंगी। और स्टडी पर्पज, स्टडी क्यों की जाती है? समझने के लिए, सोसाइटी को ढंग से समझने के लिए। एक है टर्म सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मीनिंग ये होता है वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड यानी सभ्य बनाना किसी को। और ब्रिटिशर्स यही बोल रहे हैं कि वो इंडियन को यहाँ पे सभ्य बनाने आए हैं, क्योंकि ये लोग क्या है? सभ्य नहीं है, सिविलाइज्ड करना चाहते हैं इंडियंस को। तो अगला है हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। ब्रिटिशर्स एजुकेशन को किस तरीके से देख रहे हैं? तो देखो, ब्रिटिशर्स का मेन एम ये था कि जो कुछ इंडियंस हैं वो उनके लिए काम करें, क्लर्क वाला। और क्लर्क वाला काम करने के लिए उनको लोग चाहिए, तो वो लोग कहाँ से मिलेंगे? उनको इंडिया से मिलेंगे। इसीलिए उनको कुछ चीजें सिखानी पड़ेंगी, यानी इन द सेंस इंग्लिश वगैरह सिखानी पड़ेगी। और उनको सिर्फ इतना करवाना है कि जो ऑर्डर ब्रिटिशर्स दें वो इंडियंस या फिर यहाँ पे काम करने वाले लोग तो माने। उस चीज से वो उस तरह की लैंग्वेज वो चाहते हैं, या फिर उस तरीके का वो चाहते हैं सिस्टम बने। ठीक है, तो देखिए द ट्रेडिशन ऑफ, दो तरह के लोग थे, एक थे ओरिएंटलिस्ट और दूसरे हैं नॉर्मल, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो वन बाय वन पढ़ेंगे कि ओरिएंटलिस्ट कौन थे और दूसरा सिस्टम में कौन था। अच्छा नो, पेपर हो गया आपका यूपी वाला? यस सर। कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है सर। आंसर किसे मिला लिया आपने? आंसर की नहीं मिला है सर, लेकिन फ्री के चांसेस हैं सर। कल मिला के बता दूंगा आपको। चलो बहुत अच्छी बात है। ऑफिशियल अभी तो नहीं है एक है सर, बाकी लोगों ने डालना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, डालना शुरू कर दिया। ठीक है सर, कल बता देंगे सर, लेकिन पेपर अच्छा गया था सर। चलो अच्छी बात है, बढ़िया है। ठीक। तो ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे। तो ओरिएंटलिस्ट का मीनिंग क्या था वो यहाँ पे दिया जाएगा, अभी हम लोग समझेंगे ओरिएंटलिस्ट किन्हें बोलते हैं। मैं नॉर्मली समझा दूं आप लोगों को, दो तरह के लोग होंगे। एक तो ये बोलेंगे कि इंग्लिश में एजुकेशन दी जानी चाहिए, दूसरे ये बोलेंगे कि हमको हमारी ही लैंग्वेज है, यानी जो हिंदी है या फिर जो भी लोकल लैंग्वेज है उसी में हमें एजुकेशन दी जानी चाहिए। जो लोग इंग्लिश में एजुकेशन देने की बात कर रहे थे वो इसलिए बात कर रहे हैं इंग्लिश में एजुकेशन देने की, क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर इंडिया में काम करवाना है ब्रिटिशर्स को तो कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो इंग्लिश जानते हो। दूसरे लोग वो है
तो ये बोल रहे हैं कि हमारा ही सिस्टम बेटर है और हमें उसमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट, मतलब ब्रिटिशर्स को उसमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चलेगा और एक पर्सन आएगा लॉर्ड मैकाले। मैकाले पूरे के पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर देंगे और वही स्टार्ट करेंगे इंडिया में इंग्लिश का एजुकेशन सिस्टम, और जो एग्जामिनेशन जो होते हैं उन सभी चीजों को वही डेवलप कर रहे होंगे। इससे पहले हमारे यहाँ पे कोई एजुकेशन का एग्जामिनेशन का फंडा नहीं था। ठीक है, देखिए, in 1783 a person named William Jones arrived in Calcutta. He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. कहने वाली बात यह है कि कैलकाटा में जो सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश किया गया उसके जज कौन बने? विलियम जोन्स। कब की बात हो रही है? 1783 में। किसी को याद है कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट कब बना था? हाँ जी, कोई आइडिया नहीं है? मार्क करवाया था मैंने। हाँ जी, किसी को भी आइडिया हो? गूगल 1774। 1774। और ये जो जज अपॉइंट किए जा रहे हैं कब किए जा रहे हैं? 1783 में। ठीक है, अब जब ये विलियम जोन्स जब इंडिया आएंगे ना तो देखिए होगा क्या। कब सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट किया गया था उसमें जज बनेंगे। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जोन्स वाज ए लिंग्विस्टिक। यानी कहने वाली बात ये कि वो लॉ में तो एक्सपर्ट थे ही, उसके अलावा लिंग्विस्टिक भी है। लिंग्विस्टिक का मतलब ये होता है जो कई सारी लैंग्वेजेस को जानता है। ही हैड स्टडीड ग्रीक, लैटिन एट ऑक्सफोर्ड। उसने ग्रीक पढ़ी हुई थी, लैटिन पढ़ी हुई थी। न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, हैड पिक्ड अप अरेबिक। अरेबिक भी जानते हैं, मतलब फ्रेंच से सीखी थी उन्होंने अरेबिक। एंड हैड आल्सो लर्न पर्शियन। इतनी सारी लैंग्वेजेस जानते हैं। ठीक है, एट कैलकाटा ही बिगन स्पेंडिंग मेनी आवर्स अ डे विद पंडित्स हु टॉट हिम द सबटाइटल ऑफ संस्कृत लैंग्वेजेस। यानी इन्होंने कैलकाटा में संस्कृत भी सीख ली लोगों से, जो हमारे यहाँ पे वो करते थे ना पंडित वगैरह। ग्रामर एंड poetry. Soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and the other sciences. इसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये समझो कि एक पर्सन है विलियम जोन्स जो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है चीजों को पढ़ने में और समझने के लिए। ठीक है, ये उसी की एक तरीके से स्टेच्यू आप उसे बोल सकते हो। हैन, ये तो खैर डिफरेंट है, हेनरी थॉमस क्रूकबर्ग। एक उसकी भी फोटो होगी, मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो। ठीक है, ये विलियम जोन्स की फोटो है, दिख रही है आपको? मालूम पड़ रहा होगा ना विलियम जोन्स कौन सा है, ये वाला। और ये हमारे यहाँ के लोग हैं जो इनको सिखा रहे हैं अपने चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये विलियम जोन्स। आगे देखिए, Jones discovered that his interests were shared by the many British officials living in Calcutta at the time. मतलब अल्टीमेटली जोन्स ने जो सीखा वो अपने लोगों को, दोस्तों को बताया। Englishmen like Henry Thomas, Colebrook and Nathaniel Halhed were also busy discovering the ancient Indian heritage. अब ये लोग कुछ जुड़ गए, इन लोगों ने वो सब चीजें पता लगाना स्टार्ट किया जो इंडिया का हेरिटेज है। हेरिटेज यानी पुरानी बातें, इसका कुछ महत्व होता है। मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क इनटू इंग्लिश। और इन्होंने क्या किया, संस्कृत और पर्शियन वर्क, संस्कृत हमारा हो गया, पर्शियन मुस्लिम्स का हो गया, इन दोनों ही चीजों को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया। Together with them, Jones set up the Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches. इन्होंने एक तरीके का पेपर निकाला, इसे बोलते हैं पेपर निकालना, जिसे क्या बोला जा रहा है? एशियाटिक रिसर्चेस, यानी एशिया की चीजों के ऊपर रिसर्च करना। Jones and Colebrook came to present a particular attitude toward India. They shared a deep respect for ancient culture both of India and the West. यानी अल्टीमेटली जो भी इंडियन लिटरेचर है उसके लिए उनके मन में रेस्पेक्ट है, मतलब उसके बारे में जानना भी चाहते हैं और रेस्पेक्ट भी है। ये दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। Indian civilization they felt that had attained its glory in the ancient past but had subsequently declined. अब इनका मानना ये है कि पहले तो इसकी बहुत वैल्यू थी इंडियन लिटरेचर की, बाद धीमे धीमे उसने वो ग्लोरी खो दी है। In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. और अगर दोबारा से उसी ग्लोरी को अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा?
जो हमारे पुरानी लिखी हुई किताबें हैं, जो वेदास हैं, गीता है, महाभारत है, उसको दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगा। For only those texts could reveal the real idea and laws of the Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India। और ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इन्हीं चीजों को हम ग्रो करें, डेवलप करें, तो यही चीज फ्यूचर में डेवलपमेंट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। So Jones and Coolbrook went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them and making their findings known to others। कहने वाली बात यह है कि इन लोगों ने इंडियन टेक्स्ट को पढ़ना जारी रखा, जो भी मालूम पड़ रहा है लोगों को बता रहे हैं, लोगों को बताने मतलब ब्रिटिशर्स को बता रहे हैं, ठीक है। They project they believed would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage। तो ये कहने वाली बात ये है कि ये सिर्फ ब्रिटिशर्स को फायदा नहीं पहुंचा रही थी ये चीजें, इससे इंडियंस भी अपने हिस्ट्री को दोबारा से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट, और जो खोई हुई ग्लोरी है उसके बारे में समझ रहे हैं कि पहले हम लोग कितने अच्छे या फिर पावरफुल थे और अभी क्या कंडीशन हो गई है। In this process, the British would become a guardian of Indian culture as well as its master। इसी प्रोसेस में यानी इंडिया के पास्ट को जानने के चक्कर में ब्रिटिशर्स जो हैं, एक तो सब कुछ कल्चर को समझ चुके हैं इंडियंस के, और साथ ही साथ वो इंडियंस के मास्टर या फिर ऐसा बोलते कि इंडियन थिंग्स के रिगार्डिंग वो मास्टर बन चुके हैं, यानी उनको सब कुछ मालूम चल चुका है। Influenced by such ideas, many company officials argued that the British ought to promote Indians rather than Western learning। अब इससे हुआ क्या, कुछ लोगों को ये लगने लग गया कि यार ये जो लोग हैं ना, जो इंडियन ग्लोरी को डिस्कवर कर रहे हैं, कल्चर को डिस्कवर कर रहे हैं, टेक्स्ट को डिस्कवर कर रहे हैं, ये वेस्टर्न यानी ब्रिटिश की चीजों को तो छोड़ रहे हैं और इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी। ये लोग बोलेंगे कि यार तुम इंग्लिश यानी वेस्टर्न साइड वालों को प्रमोट करो, कुछ लोग होंगे जो इंडियन कल्चर को डिस्कवर कर रहे होंगे। तो यहाँ से ही दो चीजें निकल के आएंगी, जो हम लोगों ने ओरिएंटलिस्ट की बात की वो यहीं से आएगा। तो देखिए, they felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient texts, Indian text and teach Sanskrit and Persian literature and poetry। तो ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना ये था कि इंडिया की चीजें संस्कृत में पढ़ाई जाए, पर्शिया में पढ़ाई जाए, और इंडियन थिंग्स को इंडिया में ही एक्सप्लेन किया जाए ना, इंडियन के थ्रू ही, और उसी लैंग्वेज में, जैसे हिंदी, संस्कृत और पर्शिया के अंदर। बट कुछ लोग क्या मानते हैं वो देखिएगा आप। The officials also thought that Hindu and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and what they valued and treasured, not subjects that were alien to them। और कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई इंडियंस को वही चीज पढ़ाई जाए जिससे वो पहले से फेमिलियर है, ऐसी नहीं चीज पढ़ानी चाहिए बिल्कुल से नई हो या फिर जो बाहर से आई हुई है। एलियन का मतलब क्या होता है, जो बाहर से लाई गई चीज है, उसे एलियन बोलते हैं। Only then they believed could the British hope to win a place in the heart of the natives, only then could the alien rulers accept to be respected by their subjects। अब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि अगर ब्रिटिशर्स ऐसा करते हैं, या फिर ये जो बाहर के लोग यानी जो इंग्लिश लोग हैं वो ऐसा करते हैं इंडियंस के साथ, कैसा करते हैं कि उनको उन्हीं की लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, तभी जाके ये ब्रिटिशर्स उनको जीत मतलब इंडियंस के दिलों में अपनी जगह बना पाएंगे, अदरवाइज तो जगह बनेगी नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी होगा कि वो दिखने में डिफरेंट है, वो चाहे कितना भी हमसे घुलना मिलना चाहे तब भी वो हम जैसे या फिर हमारे जैसे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। With this object in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic। ये याद रखिएगा कि ब्रिटिशर्स के थ्रू कलकत्ता में मदरसा कब स्टेब्लिश किया गया, 1781 में, ठीक है। क्या पढ़ाया जाएगा, तो अरेबिक लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएंगी, है ना, पर्शियन लैंग्वेज, अरेबिक वगैरह वो सब कुछ, अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा आप लोग कि पहला मदरसा कलकत्ता में कब स्टेब्लिश किया गया, 1781 में। अब क्योंकि मुस्लिम्स के लिए किया गया है तो हिंदूज के लिए भी कुछ किया जाएगा, तो हिंदूज के लिए क्या किया गया है, तो देखिए द हिंदू कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन बनारस इन 1791। तो देखो 81 में मदरसा, 91 में हिंदू कॉलेज, कहाँ पे, बनारस में। टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। और ये किसको प्रमोट कर रहे हैं, ये एनकरेज किसको कर रहे हैं हिंदू कॉलेज में,
संस्कृत को, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, ये यूजफुल रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, और इंडियन कल्चर भी इसमें क्या होगा, ग्रो होगा या फिर डेवलप होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मदरसा। मदरसा क्या होता है, तो बेसिकली स्कूल एक तरीके का, एन अरेबिक वर्ड फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, यानी जिसमें भी अरेबिक पढ़ाई जाती है उसे हम मदरसा बोल रहे होंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ सर। Yes, sir. मेरी वॉइस प्रॉपर पहुंच रही है आप लोगों तक? हाँ सर। Yes, sir. ओके, आगे देखिए। ठीक है, अब ये मॉन्यूमेंट है वॉरेन हेस्टिंग्स का। वॉरेन हेस्टिंग कौन था? हम्म, स्नेहा बताएं, वॉरेन हेस्टिंग कौन था? Sir, Governor General. फर्स्ट गवर्नर, ठीक है ना? ओके, तो देखिए, दिस इमेज रिप्रेजेंट हाउ ओरिएंटलिस्ट thought of British power in India. You will notice that the majestic figure of Hastings, an enthusiastic supporter of the Orientalist, in place between the standing figure of a Pandit on one side and a seated Munshi on the other side. यानी कहने वाली बात ये है, हेस्टिंग्स को ये बोल रहे हैं कि एक ओरिएंटलिस्ट है। ओरिएंटलिस्ट का मतलब ये है जो इंडियन कल्चर को समझना चाहते हैं और उसको स्प्रेड करना चाहते हैं। तो एक तरफ मुंशी है और दूसरी तरफ एक तरीके से आप मान सकते हो कि पंडित, जिससे अल्टीमेटली वो समझना चाहते हैं इंडियन कल्चर के बारे में। हेस्टिंग्स एंड अदर ओरिएंटलिस्ट नीडेड इंडियन स्कॉलर टू टीच देम द वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब ये मार्क कर लीजिएगा, ओरिएंटलिस्ट वो लोग हैं जो ये चाहते थे कि इंडियंस को इंडियन लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए। मतलब आज जो हम लोग ये सब कुछ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये लोग डिफीट हो गए, इनकी चली नहीं। अगर इन लोगों की चल जाती तो हम लोग हमारी ही लैंग्वेज में चीजों को पढ़ रहे होते हैं। यानी हम लोग एनसीईआरटी भी किसमें पढ़ रहे होते हैं, हिंदी में ही पढ़ रहे होते हैं। और जो सिलेक्शन यूपीएससी के अंदर है ना, वो हिंदी के ही ज्यादा हो रहे होते हैं, सब कुछ हिंदी में ही प्रमोट हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि इनकी बात मानी नहीं गई और इसीलिए हमारी कंट्री में इंग्लिश प्रमोट हो गई। अच्छा, किसी ने पता लगाया कितने सिलेक्शन है हिंदी मीडियम के इस साल? हम्म, नो आइडिया। आगे देखिए, तो tell them about local customs and laws and help them translate and interpret ancient texts. Hastings took the initiative to set up the Calcutta Madrasa and believed that the ancient customs of the country and Oriental learning ought to be basis of British rule in India. कुल मिला के ये है कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप होगा उसी की वजह से हम बहुत लंबे टाइम तक क्या रहे, डोमिनियन रहे या फिर रूल किया गया ब्रिटिश के थ्रू हमारे ऊपर, है ना। ये कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है, उनमें से एक चीज ये भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिएंटलिस्ट, साइड में देखिए कीवर्ड्स में देखिए, ओरिएंटलिस्ट दोज हु विद अ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, तो उसे बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। या फिर ऐसा मान लीजिए ओरिएंटलिस्ट वो लोग हैं जो इंडियन लोकल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते थे। मुंशी, अ पर्सन हु कैन रीड राइट एंड टीच पर्शियन, उसे मुंशी बोलते हैं। अगला है वर्नाकुलर, मतलब लोकल लैंग्वेज, ठीक है। और लोकल लैंग्वेज जो आम बोलचाल की भाषा होती है तो वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलते हैं। A term generally used to refer a local language or dialect or distinct from what is seen as the standard language in colonial countries like British, India. The British used the term to mark the difference between the local languages and everyday use, and English the language of the imperial masters. ध्यान रखना, इंग्लिश लैंग्वेज थी वो imperial masters, रिच लोगों की लैंग्वेज मानी जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि बात ही की जा रही है कि कुछ लोग जो हिंदू को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर पर्शियन को सपोर्ट करना चाहते हैं उनको ओरिएंटलिस्ट बोला गया है। और डेफिनेटली सोसाइटी में या फिर ब्रिटिशर्स में ऐसे लोग भी होंगे जो ये चाहते होंगे कि नहीं भाई, पर्शियन में नहीं पढ़ाना है, हिंदी में नहीं पढ़ाना है, या फिर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। तो देखिए, नॉट ऑल ऑफिशियल्स शेयर्ड दीज व्यूज, मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। यानी कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे कि हिंदी या फिर लोकल लैंग्वेज में इन्फॉर्मेशन को पास ऑन नहीं किया जाना चाहिए। अगला है ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट का मतलब क्या है कि बहुत सारी गलतियां हैं ईस्ट में। क्या है, या ईस्ट की बहुत सारी गलतियां क्या है वो समझिए।
फ्रॉम द अर्ली, अच्छा ईस्ट में कौन आता है, ब्रिटिश या इंडिया? हाँ जी, इंडिया आता है सर ईस्ट। इंडिया आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो लोग वेस्ट में आते हैं, हम लोग ईस्ट में आते हैं। तो देखिए, फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगिन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग, यानी काफी सारे ब्रिटिश लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो ओरिएंटलिस्ट चाहते हैं, यानी जो इंडियन को इंडियन लैंग्वेज में ही पढ़ाना चाहते हैं। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स, ये लाइन ध्यान रखिएगा। जो लोग इंडियन या फिर जो ईस्ट की जो चीजें हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि जो इंडिया है वो उसकी जो नॉलेज है वो फुल है किससे, they said that knowledge of the East was full of errors and unscientific thoughts, मतलब थॉट भी साइंटिफिक नहीं है पहली बात तो, और दूसरी में गलतियां बहुत सारी हैं, एरर्स बहुत सारी हैं। ये कौन बोल रहे हैं, ये वो लोग बोल रहे हैं जो लोग ये चाहते हैं कि इंडियन को वर्नाकुलर लैंग्वेज में फिर इंडियन लैंग्वेज में ना पढ़ाया जाए। यहाँ पे कोई दिक्कत? No, sir. आगे देखिए, ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉट सीरियस एंड लाइट हार्टेड, ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ में जो लिटरेचर है वो बहुत ही हल्के क्वालिटी का है और कोई सीरियस बातें नहीं बताई गई, मतलब सारी की सारी बातें इलॉजिकल हैं। So they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. इसीलिए उन लोगों का मानना ये है कि भाई इंडियंस को संस्कृत और अरबिक पढ़ाने में इतने इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी बातें हैं वो क्या है, इलॉजिकल है, अनसाइंटिफिक है। अगला है जेम्स मिल। तो जेम्स मिल के बारे में आपको याद आ रहा होगा, इसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। किसी को याद आ रहा है कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया था? हाँ जी, इंडियन British Mughal. हाँ, तो ठीक है, इंडियन मतलब हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में जो आपको डिटेल मिला था वो वाला है ना। पर इंडियन स्कॉलर्स ने दिया था वो था, वो कौन सा है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ये नाम ध्यान रखिएगा। तो जेम्स मिल वाज वन ऑफ द दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट, ये भी चाहते थे कि ओरिएंटलिस्ट की बातें ना मानी जाए। द ब्रिटिश एफर्ट टू डिक्लेयर शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव वांटेड, इन्होंने बोला कि हिंदू जो हमारे जो इंडियंस हैं को उस लेवल में नहीं पढ़ाना चाहिए जितना वो चाहते हैं, और व्हाट दे रेस्पेक्टेड और जिसको वो इज्जत करते हैं वो कुछ नहीं पढ़ाना, इन ऑर्डर टू प्लीज देम एंड विन अ प्लेस इन देयर हार्ट। इस दिल, उनका दिल जीतने के लिए हमें उनके लिए पढ़ाने की जरूरत नहीं है। द एम ऑफ एजुकेशन नॉट टू बी टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल, ये बोल रहे हैं कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए जो यूजफुल हो, प्रैक्टिकली काम में आता हो कहीं ना कहीं। So Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made, rather than with the poetry and sacred literature of the Orient. कहने वाली बात ये है कि लोग मानते हैं कि ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए जो इंडियन के अच्छे काम में आए, ना कि वो सब कुछ जो अनसाइंटिफिक है। ये साइंटिफिक स्टडीज की बात करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? No, sir. इसके आगे देखिए, by the 1830 the attack on the Orientalist became sharper, मतलब धीरे धीरे अब क्या हुआ कि जो लोग जो ऑयल क्रिटिसाइज करने लगे, इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नेटिव लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में ना पढ़ाया जाए। One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay। ये नाम याद रखिएगा, यही वो इंसान है जिस पे आपको आज देश पढ़नी पड़ रही है। Thomas Jefferson Macaulay, Macaulay. He saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. इसका मानना ये था कि इंडिया क्या है, अनसिविलाइज्ड है, असभ्य लोग रहते हैं यहाँ पे और इनको सभ्य करने की जरूरत है। So no branch of Eastern knowledge according to him could be compared to what England had produced। इनका मानना ये था कि इंडिया कितना ही अच्छे लिटरेचर क्यों ना हो, वो ब्रिटिशर्स के या फिर वेस्ट की लिटरेचर के सामने कुछ भी नहीं। बड़ी बातें मैंने लिखी हुई है, इंडिया के अंदर नहीं होती। Who could lie declared Macaulay that, ये मैकाले जी बैठे हुए हैं, फोटो वोटो देखो आप, फोटो मैकाले जी
जी Yes, sir. अब इसमें एक लाइन ध्यान रखनी है जो काफी फेमस है, a single cell from a good European library was brought to the whole native literature of the India and Arabia। इनका मानना ये था कि भाई ब्रिटिशर्स की किसी भी जगह की अच्छी लाइब्रेरी का एक रो या फिर मान लीजिए आप एक सेल, एक अलमारी में जो रखी हुई चीजें हैं, ठीक है, एक अलमारी में जितनी बुक रखी हुई है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू इंडियन होल लिटरेचर। यानी हमारी रामायण महाभारत गीता जो भी कुरान है वेदांत है उपनिषद है, वो सब कुछ बेस्ड है इसके कंपेरिजन में ब्रिटिशर्स के एक सेल पर रखी हुई बुकों के कंपेरिजन। तो मैकाले बोलते हैं he argued that the British government in India stopped wasting public money in promoting Oriental learning for it was of no practical use। तो इन लोगों ने बोला कि भैया इंडियंस को जो इंडियन लोग हैं उनको इंडियन लैंग्वेज में एजुकेशन दो, अगर उनको एजुकेशन दिया इंडियन लैंग्वेज में तो ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या चाहते हैं कि इंग्लिश में उनको नॉलेज दी जाए। ठीक है, अगला है विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकाले एम्फसाइज द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैकाले ने वही ढूंढना स्टार्ट किया इंग्लिश की पढ़नी चाहिए। He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced। तो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इंग्लिश पढ़ ली जाएगी क्योंकि इंग्लिश में ही महान जो हुई है ऐसा मानना है मैकाले का। ठीक है, अगर इंग्लिश पढ़ लेगा इंग्लिश की वो सारी बातें जान पाएंगे वो लोग। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू द पीपल चेंजिंग देयर टेस्ट। अब ये मैकाले बोलना चाह रहे हैं कि हमें क्या चीज डेवलप करनी है, इंग्लिश का टेस्ट डेवलप करना है, बेसिकली इंग्लिश की तरफ अवेयरनेस लोगों की बढ़ानी है। तो जब एक बार अवेयरनेस बढ़ जाएगी अपने आप ही लोग इंग्लिश को प्रमोट करने लगेंगे, ऐसी बातें बोली जाएंगी। देखिए फॉलोइंग मैकाले मिनेट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 was introduced। अब हुआ क्या, बाद में लेके आया गया क्या, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया गया। क्या होगा, द डिसीजन वाज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। और ये बोला गया कि हायर एजुकेशन में किस वजह से हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। The decision was to make English the medium of instruction for higher education and to stop the promotion of Oriental institutions like the Calcutta Madras and Banaras Sanskrit College। तो देखो ये कुछ नई बातें क्या हो रही है, ये यही हो रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज को किसी जाना है आगे या फिर लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कलकत्ता की मदरसा का एंड बनारस संस्कृत कॉलेज का। और बनारस के अलावा वहाँ कौन सा भी पढ़ा था जो, हाँ जी बनारस का कौन सा कॉलेज था, Hindu college, sir. हिंदू कॉलेज। वेरी गुड, ठीक है, बोला करो भाई बोला करो, जिसको भी आंसर आता है बोले, बोलेंगे तो आपको पॉजिटिव फील होगा। ठीक है, तो मदरसा तो है ही, इसके अलावा जो बनारस और मद्रास के अंदर है, मद्रास की कैलकुलेट जो आता है, जो स्कूल ओपन किए गए थे वो बेसिकली लोकल लैंग्वेज पढ़ाने के लिए थे। ठीक है, देखिए आगे and the decision was to make English the medium of instruction for higher education and to stop the promotion of Oriental institutions like the Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College। These institutions were seen as a temple of darkness। तो बोल रहे हैं जहाँ पे संस्कृत पढ़ी जाती है जहाँ पे कुछ अरेबिक पढ़ी जाती है वो क्या हो गए, टेम्पल ऑफ डार्कनेस। यानी होना तो क्या चाहिए, टेम्पल ऑफ लाइट होना चाहिए, वो क्या गए टेम्पल ऑफ darkness that were falling of themselves into decay। English textbooks now begin to produce for school। ये बेसिकली हो क्या रहा है कि बच्चों को पढ़ने के लिए बुक बनानी है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दी जाएगी। थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सुनते चलेगा, काम भी थोड़ी सी है इसमें, बाकी सब स्पेन में इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सिस्टम ऑफ एजुकेशन चेंज किया है उसके रिगार्डिंग। अगला है एजुकेशन, एजुकेशन फॉर कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस रिलेटेड एजुकेशन जो की जाती है ना, बीकॉम जैसा, वो किस तरीके से होता है। इन 1854 the court of directors the company in London sent an education dispatch to the governor general in India issued by Charles Wood। देखो 1854 में जो वुड डिस्पैच आया ना, इसी को ये चार्ल्स वुड लेके आया था, तो इसी के नाम पे क्या बोलते हैं हम लोग, वुड डिस्पैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वुड डिस्पैच। मैंने हाईलाइट कर दिया। Issued by Charles Wood, the president of the board of control of the company, it has come to be known as Wood Dispatch। इसका मतलब
मतलब बेसिकली क्या थी एजुकेशन पॉलिसी की रिसर्च इंडिया की इंडियन लोग क्या है इसमें देखिए outlining the educational policy that was to be followed in India. It emphasized once again the practical benefit of the system of European learning as opposed to oriental knowledge. यानी बेसिकली ये हुआ कि सभी लोगों के लिए रूल बनकर आया और रूल के थ्रू ये होगा कि किस तरीके से एजुकेशन पे फोकस किया जाए और किस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाए, ठीक है, क्योंकि नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आगे देखिए वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस द dispatch pointed to was economic. European learning instead would enable Indians to recognize the advantage that flow from the expansion of trade and commerce. अब ये पूरी पूरी कहानी पढ़नी है, जुमला की बताना चाह रहा है कि अगर बेहतर तरीके से नॉलेज मिली जाए इंग्लिश की या फिर वो लैंग्वेज मोस्टली बोली जाती है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ ट्रेड करना आसान हो जाएगा। जैसे आप जानते भी हैं कि ट्रेड करना है तो आपको उस लैंग्वेज को आगे चाहिए। मेरी बात है ना? Yes, sir. ओके आगे देखिए What dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians. वो dispatch में ये भी लिखा हुआ था कि भाई ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन है वो दी जाएगी इंडियंस को, तो इससे ना कैरेक्टर क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। It would make them truthful, honest, and thus supply the company with civil servants who could be trusted and dependent upon. तो ये ब्रिटिशर्स का मानना है कि ऐसा करने से जो कुछ लोग मिलेंगे वो ट्रूथफुल मिलेंगे, ऑनेस्ट मिलेंगे, और इसके अलावा इन फ्यूचर कंपनी को सिविल सर्वेंट वगैरह भी मिल सकते हैं जो आगे का एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम करेंगे। The literature of the West in the East was not only full of grave errors, it could also not instill in people a sense of a duty and a commitment to work, nor could it develop the skill required for administration. अब देखो यहाँ पे लोग कह रहे हैं, कुल मिला के मानने वाली बात ये है कि जो इंडियन लोग हैं, फिर जो इंडियंस हैं, उनके लिए ब्रिटिशर्स ये मान सकते हैं कि ये लोग काम के लिए सीरियस नहीं है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं कर सकते रिक्वायरमेंट को टाइम। ऐसा कौन मान रहा है? ब्रिटिशर्स मान रहे हैं। और दूसरी बात देखो हुआ क्या था कि बहादुर शाह जफर ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करके एक तरीके से इनका भरोसा था दिया था कि भाई मुस्लिम लोग भी क्या कर रहे हैं, ट्रस्टवर्दी नहीं है, तभी भी ट्रेड ब्रेक हो सकता है, उसका मीनिंग ये निकलता है, ठीक है, समझ आ रहा है तक? अरे हाँ और ना। यस सर। Yes, sir. अब आगे देखिए ये यूपीएससी का भी टॉपिक है और बाकी जगह पीसीसी वगैरह पूछा जाए गुड डिस्पैच के बारे में, ठीक है। Following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British Education Department of government were set up to extend control over all matters regarding education. तो कोई पूछता है कि भैया एजुकेशन डिपार्टमेंट कौन कब बनाया गया, तो ध्यान रखना 1854 में गुड डिस्पैच है तब जाके क्या बनाया गया था, एजुकेशनल डिपार्टमेंट। Steps were taken to establish a system of university education, ठीक है, इस तरीके से यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया गया। In 1857, by the Sepoy rose in revolt, Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras, and Bombay. Attempts were also made to bring about change within the system of school education. अभी बताएंगे जाने की देखो जब हुआ ये कि जो लोग भी या फिर ऐसा मान लीजिए कि जो नेटिव लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं तो उनका डिस्ट्रिक्ट में उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो नेटिव लैंग्वेज यूज ना करें, क्या यूज कर रहे हैं, इंग्लिश, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ही एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करेगी और उस एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम इतना होगा कि लोगों में इंग्लिश ऐसे मान लो कि अंग्रेजी के साथ इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना और फिर बाद में उनसे काम लेना, क्योंकि ब्रिटिश का मेन मोटिव क्या था, कम सैलरी में काम देने के लिए इनको इंग्लिश दी जाएगी। ये कुछ फोटोज हैं, ठीक है, कॉलेज को मान सकते हो आप इनको। अगला है डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन, ये लिखने वाले विलियम कैरी हैं, ठीक है, स्कॉटिश रिसर्च में से ये बेसिकली बताना ये चाहते हैं कि मोरल एजुकेशन कहते हैं। मोरल नैतिकता क्या होती है? नैतिकता बेसिकली यही है कि अपने काम में आप सही हो और दूसरे की हेल्प करो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोरलिटी यानी नैतिकता बोलते हैं। ये कुछ फोटो दी हुई है अगेन, सेरामपुर कॉलेज एट द बैंक ऑफ रिवर हुगली नियर कैलकाटा, ये
पूछ सकते हैं भाई सीरापुर कॉलेज कहाँ पर है, अब होता है ना कैलकाटा में यूपी के पास। अगर व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल, देखो लोकल स्कूल में समझाया था तो काम की चीज क्या है, मीटिंग की तरह है। जैसा वो फोटो पे दिख रही है, हमारे यहाँ पे क्या हुआ करता था, गुरुकुल होता था, गुरुकुल में एक टीचर है, एक और शिष्य होंगे, वो उनको पढ़ाया करता था। और एजुकेशन का टेस्ट लेने के लिए पेपर नहीं है वहाँ पे, फिर वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग को फोकस किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा जो पेपर वगैरह देना है और ये सब कुछ जो है ना, चीजें वो बाद में डिस्कस की है। तो कुछ चीज देखिए यहाँ पे, the report of William Adams in the 1830s. William Adams, a Scottish missionary to the district of Bengal and Bihar. मतलब विलियम एडम ने क्या किया, बंगाल और बिहार आए। He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. The report Adams produced is interesting. कहने वाली बात ये, जो रिपोर्ट आई vernacular language की रिगार्डिंग को, काफी चीजें यहाँ पे इंटरेस्टिंग थी, देखिए। Adam found that there were over 1 lakh Pathshalas in Bengal and Bihar. These were small institutions with no more than 20 students each. पाठशाला मतलब 20 लोगों के आसपास के बच्चे। But the total number of children being taught in these पाठशालास was considerable, over 20 lakh. लेकिन अगर हम पूरी इंडिया की बात करें तो ऐसी ही पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की गिनती कितनी है, 20 लाख है। यानी बेसिकली बताना क्या चाहते हैं कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस तो है। These institutions were set up by wealthy people or the local community. At times, they were started by a teacher or group. Basically, बताना क्या चाहते हैं, पहले के टाइम में जो सेटअप था वो एक तरीके से गुरु का था, और गुरु के यहाँ पे तो बैठते बच्चे वो सीखा करते थे। जो नॉलेज थी वो अनुभव पे आधारित थी, ठीक है ना, मतलब उसको सीखिए समझिए, उसके लिए कोई टेस्ट पेपर पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। The system of education was flexible. Few things that you associate with school today were present in the Pathshalas at the time. There were no fixed fee. तो देखो, एक तो जो गुरु होगा वो फिक्स फी नहीं लेगा, नो प्रिंटेड बुक्स, कोई बुक नहीं देगा, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं होगी, ठीक है। क्लासेस, नो रोल नंबर कैन रजिस्टर्ड, नो एनुअल एग्जामिनेशन एंड नो रेगुलर टाइम टेबल। मतलब ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया के सिस्टम को चेंज करेंगे तो ये सारी चीजें ही रूल्स और रेगुलेशन में आ जाएंगी, ठीक है, बाकी कुछ पढ़ने का रिक्वायरमेंट है नहीं। आगे देखिए, न्यू रूटीन, न्यू रूल। अभी न्यू रूल और न्यू रूटीन की बात जो हो रही है वो किससे रिगार्डिंग हो रही है, समझिए पहले तो। कि फोकस इस चीज में किया जा रहा है कि ब्रिटिशर्स जो नॉलेज देने वाले हैं वो इंग्लिश में दिए हैं, हिंदी में। देखिए, up to the 19th century, the company was concerned primarily with higher education, so it allowed the local pathshalas to function without much interference. यानी कहने वाली बात ये है कि हर किसी के पास एजुकेशन पहुंचे, इसके लिए उनके इनिशिएटिव लिए गए। After 1854, the company decided to improve the system of vernacular education. It felt that this could be done by introducing order within the system. हेलो, ये पूरी की पूरी कहानी जरूरी नहीं है पढ़ना, बस ये ध्यान रखिए न्यू रूटीन न्यू रूल का मतलब ये है कि अभी सोचा जा रहा है पाठशालाओं की जगह स्कूल डेवलप की जाए, ठीक है, तरीके से पढ़ाई की जाए, बच्चे फिक्स हो, अटेंडेंस होनी चाहिए, और प्लस सिलेबस हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट किया जाए, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से हमारा सिस्टम चेंज हो गया। कुछ लोगों का मानना है पहले क्या थे, गुरु जैसे आपने देखा होगा पुरानी कहानियां सुनी होगी, तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई पेपर दे रहा है गुरु, उसमें हमेशा व्यवहार के अनुरूप उनकी परीक्षा ली जाया करती थी, ठीक है। सुना है कभी गुरु किस तरीके से परीक्षा लिया करते थे पुराने जमाने में? हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. तो अब देखो, वो जो एजुकेशन थी ना, वो कैसी एजुकेशन थी जहाँ पे एजुकेशन में टेस्ट वगैरह नहीं है, सिर्फ अनुभव की परीक्षा ली जाएगी और उसके आधार पर उनको अगली क्लास में भेजा जाएगा। ब्रिटिशर्स को लगा ये कैसे संभव है, ये कैसे हो पाएगा, तो इसके लिए अब क्या किया जा रहा है, एक सेटअप किया जाएगा, स्कूल बनाए जाएंगे, फिक्स सिलेबस बनाया जाएगा, टेस्ट लिए जाएंगे और फिर उनके अकॉर्डिंग को प्रमोट किया जाएगा अगली क्लास में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन की कंट्री के अंदर किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। British officials were not the only people thinking about the education in India. From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk of the need for a wider spread of education. यानी सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं,
कुछ और लोग भी थे जो सोचते थे कि इंडिया में किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। Impressed with the development in Europe, some Indians felt that Western education would help modernize Indian. कुछ लोगों का ये मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन से इंडियन क्या हो जाएंगे, मॉडर्नाइज हो जाएंगे। They argued the British to open more schools. वो ये बोल रहे हैं कि ब्रिटिशर्स को ज़्यादा स्कूल खोलने चाहिए, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा रुपए खर्च करें, लेकिन ब्रिटिशर्स ज़्यादा करेंगे नहीं। ब्रिटिशर्स सिर्फ उतना ही मनी खर्च करेंगे जितने से उनका काम चल जाएगा, यानी बेसिकली वो कुछ ही लोगों के लिए उसमें काम कर रहे होंगे। There were other Indians, however, who reacted against Western education. Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore were two such individuals. ये महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर वो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भैया हम हमारा चला लेंगे, एजुकेशन सिस्टम हमें होनी चाहिए। तो बोल रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस। गांधी जैसे लोग बोल रहे हैं कि अगर हमने इंग्लिश सीखी तो इंग्लिश से हम लोग क्या होंगे, गुलाम बन जाएंगे। ठीक है। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी, क्योंकि इंग्लिश बोला जाएगा और इंग्लिश को नहीं आती होगी, उनको इंफीरियर फील कराया जाएगा, इंफीरियर यानी लोअर। ठीक है, इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस, और हम लोग अपने मन से ये सोचने लग जाएंगे कि यार हमको तो कुछ आता ही नहीं है। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर, और इससे हमें लगेगा कि यार वेस्टर्न वाले ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है, एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर, और जो इंडियंस को अपने कल्चर पे जो गर्व है वो खत्म हो जाएगा धीमे धीमे। देयर वाज poison in this education, said Mahatma Gandhi. It was sinful, it enslaved Indians, it cast an evil spell on them. अब जो इंग्लिश के रिगार्डिंग बोला है तो ये गांधी जी बोलते हैं कि ये खतरनाक है, ये हमारे लिए इंफीरियर फील कराएगी हमारे, और साथ ही साथ हमारे मन में एक चीज डेवलप करेगी कि हम लोग थोड़ा कम जानते हैं। Charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indians education in these institutions begin admiring British rule. अब होगा क्या कि सिलेबस भी चेंज कर दिया जाएगा, बुक भी चेंज कर दी जाएगी, और जगह जगह क्या पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से ब्रिटिश सिस्टम ने इंडियंस के लिए हेल्प की, या फिर किस तरीके से उन्होंने ग्रो किया इंडियंस को। ये सब कुछ बातें इसमें बोली जाएंगी। कुछ काम का नहीं है, बस मैं कहानी की तरह सुन लो, जो चीजें काम की होंगी और याद रखनी है मैं वो बता दूंगा। ये चीजें सब सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. इनका मानना ये था कि भाई डिग्निटी डेवलप होनी चाहिए और सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़नी चाहिए। During the national movement, he argued students to leave, देखिए यहाँ पे, to leave educational institution in order to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved. यार कहने वाली बात ये हो रही है कि इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए, उन सब के रिगार्डिंग बोल रहे हैं। और अगर ऐसा कहीं होता है किसी इंस्टीट्यूशन में कि वो हमें एनस्लेव्ड बना रहे हैं या फिर हमें एक तरीके से लोअर फील करा रहे हैं, तो हमें उस चीज को छोड़ देना चाहिए। आगे देखिए, महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। महात्मा गांधी चाहते हैं कि इंडियंस को इंडियन लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए। एजुकेशन इन इंग्लिश प्रिफर्ड इंडियंस, अगर एजुकेशन इंग्लिश में दी जाएगी तो ये हार्मफुल रहेगा इंडियंस के लिए। Distant them from their own social surrounding and made them strangers in their own land, और इससे होगा क्या, हम अपनी ही जगह पे क्या हो जाएंगे, अजनबी बन जाएंगे। Speaking a foreign tongue, ठीक है, despising local culture, the English educated did not know how to relate the masses. यानी कहने वाली बात ये है, गांधी जी बोल रहे हैं कि इनको नहीं मालूम कि इंडिया में किसी के सिस्टम को चलाना है, ये हम एक तरीके से बिगाड़ ही देंगे। तो बताया जा रहा है आगे कि वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी said focused on reading and writing, कि वेस्टर्न एजुकेशन सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे डिपेंड कर दी है, देन ओरल नॉलेज। ठीक है, हम ओरल नॉलेज में बिलीव करते हैं, मंत्र वगैरह बोलते हैं वो लोग, रीडिंग और राइटिंग में बिलीव करते हैं। इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक रादर देन लाइव एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी वो लाइव एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज बिलीव नहीं करते, वो पेपर में लिखी हुई बातें मानते हैं, जैसे हम लोग आजकल कर रहे हैं। He argued that education ought to develop a person's mind and soul. उनका महात्मा गांधी का मानना था कि नॉलेज से क्या होना चाहिए, माइंड और सोल को डेवलप होनी चाहिए। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट, यानी कहने वाली बात ये कि लिटरेसी मतलब सिर्फ पढ़ना और लिखना ही नहीं है, समझना भी होना चाहिए। By itself it did not count an education. People had to work with their hands, learn a craft and know how different things operated. This would develop their mind and their capacity to understand. इस पूरे में कहानी में ये बताना चाह रहे हैं कि चीजें समझ में आनी चाहिए, हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है उसमें फोकस करना चाहिए,
ना कि सिर्फ लिखने और एग्जाम देने पर हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे आज के टाइम में होता है ना, समझ में कुछ नहीं आता, लिखते जाते हैं, है ना, बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे, उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि वो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर भी क्या करेंगे, एक स्कूल बनाएंगे, इसका नाम होगा शांति निकेतन। ठीक है, तो ये नाम, ये चीज ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901 एज अ चाइल्ड। टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल, यानी टैगोर बोलते हैं कि यार उनको भी स्कूल जाना पसंद नहीं था, तो वो एक ऐसा स्कूल बनाना चाहते थे जहाँ पे बच्चे खुद अपनी मर्जी से पढ़ने आए, इसीलिए वो स्कूल ऐसा बनाएंगे जहाँ बच्चा अपनी मर्जी से जो चाहे वो पढ़ सकता है। और देखो ये स्कूल की क्लास लग भी रही है पेड़ के नीचे, जहाँ पे टैगोर बैठे हुए हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इनका मोटिव ये था कि बच्चे अपनी मर्जी से खुशी खुशी जो उन्हें पढ़ना चाहिए, जो उन्हें अनुभव करना चाहिए, वो उसको पढ़े। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग तरह की पढ़ाई की जाती थी, मतलब पेपर वगैरह नहीं होता है, जिसको जो पढ़ना है पढ़े, जो सीखना है वो सीखे। ठीक है, कहाँ बनाया है इन्होंने, तो आपको ध्यान रखना है, टैगोर वॉज द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज्ड ओनली विद इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। उनको लगता था कि नेचर के साथ साथ ही इनको पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, एक स्कूल बनाया कैलकाटा से 100 किलोमीटर दूर, उसका नाम रखा शांति निकेतन। और यहाँ पे वो बच्चों को हर तरह की नॉलेज दे रहे थे नेचुरल एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी क्रिएटिविटी के साथ। ठीक है, इन मेनी सेंस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वे, कुछ काफी कुछ समानता थी टैगोर की और महात्मा गांधी जी की। There were, however, differences too. Gandhiji was highly critical of Western civilization and its worship of machine technology. कहने वाली बात ये डिफरेंस ये है, महात्मा गांधी जी क्रिटिसाइज करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन को, जबकि टैगोर ये बोलते हैं कि भाई टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद व्हाट ही सॉ द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। ये बोल रहे हैं कि भैया वेस्ट का जो अच्छा लग रहा है वेस्ट का ले लो, हमारा जो अच्छा है वो हमारा ले लीजिए, और दोनों को मिला के कुछ बड़ा सिस्टम बनाते हैं। ये कौन मान रहा है, ये मान रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपको ध्यान रखना है शांति निकेतन कहाँ बनाया गया, कब बनाया गया और किससे कितनी दूरी पर था। ठीक है ना, समझ आई बात? सर। Yes, sir. अगली चीज देखिए, यहाँ पे चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ मिशनरी स्कूल कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर में स्कूल बनाया गया है, मिशनरी मतलब क्रिश्चियन स्कूल्स, मिशनरी का मतलब ये होता है क्रिश्चियन स्कूल। ठीक है, अगला है एजुकेशन सिविलाइजिंग मिशन। तो कुल मिला के देखो ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि उनको सिविलाइज करना था इंडियंस को, ये बात ध्यान रखिएगा। ब्रिटिशर्स का मोटिव यही था कि सिर्फ और सिर्फ उनको काम करने के लिए क्लर्क यानी बाबू टाइप के लोग मिल जाएं जो उनके लिए काम करते रहे, बस इतना था मोटिव था उनका। इसीलिए उन्होंने सिर्फ इतना ही सिखाया जितना इंडियंस के लिए जॉब या फिर बाबू बनने के लिए सफिशिएंट हो। बाबू बनने का मतलब ये होता है कि वो क्लर्क वाला काम करते रहे हैं ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि वही उनको रिक्वायर्ड था, क्लर्क वाला काम, और इसके लिए उनको उतनी ही नॉलेज दी गई, उतना ही बिहेवियर और वो सब बातें बताई गई जो ब्रिटिशर्स के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो ये चैप्टर था, ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन इजी हैं, देखो पढ़ सकते हो आप। विलियम जोन्स कौन है, मालूम ही हम लोगों को है। रविन्द्रनाथ टैगोर, थॉमस मैकाले, महात्मा गांधी एंड पाठशाला। तो ये सारी चीजें इजी हैं, इसी के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो प्लीज आप लोग सभी नहीं तो कम से कम स्नेहा एंड मेहनत, है ना, आप इसमें से क्वेश्चन लिखिएगा। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कौन कौन से आप ट्राई करिएगा। एक तो 4th number, why did James Mills and Thomas Macaulay think that European education was essential in India? And एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एक क्वेश्चन आप व्यूअर और कर लीजिए। 6th number, why did Mahatma Gandhi think that English education had enslaved Indians? है ना, दोनों चीज हम लोगों ने डिस्कस की है, बस ये आप पढ़ लीजिएगा, इनके आंसर्स की प्रैक्टिस करिएगा। ओके, और रेगुलर पढ़ रहे हो ना दोनों लोग, मैंने एंड स्नेहा? हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है? ओके, ठीक है, ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स, और मोस्टली इसके बाद जो चैप्टर है वो भी एक 1857 रिवॉल्ट द्वारा रिपीट होगा इसमें, है ना। तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो तो बताइए। पेपर पढ़ रहे हो आप, मैंने कैंड स्नेहा दोनों रेगुलर जो मैं भेजा हूँ आप लोगों को? ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।